हेलो दोस्तों, आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान से अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए कुछ तस्वीरें दी गई हुई हैं, इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। आप इन तस्वीरों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका वर्णन करके हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए कि कहाँ पर क्या हो रहा है इस तस्वीर में। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। यहाँ पे कलपट्टू गांव है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है जिसका नाम क्या है, कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है। ये जो इडली डोसा है ये साउथ इंडियन फूड होता है, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ में ही ये चीज़ें, मतलब अब तो सारी जगह मिलती हैं, लेकिन जो वहाँ की ये चीज़ें फेमस हैं। तो जैसे ये नाश्ते में जो हल्की फुल्की चीज़ें टिफ़िन के रूप में जो मिलती है वो ये चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो आजकल हर चीज़, हर खाना आपको जहाँ खोजिएगा वहीं मिलेगा है। और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं धान की रुपाई हो रही है और ये मौसम हमको बहुत अच्छा लगता है। और जब ये धान रोपती हैं ना औरतें, हम बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो बिहार में भी औरतें गीत गाती हैं और धान रोपती हैं, बहुत मज़ा आता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है, क्योंकि झुक के रोपना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है। तुलसी हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। तुलसी से बातचीत हो रही है, तो ये वो बताती है कि हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं।
कितना है, 20 एकड़। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। धान की रोपाई के टाइम जितना देर आपको रोपोगे आप उतना देर पानी में पैर डाल के रखना पड़ता है, और पानी में जोंक होते हैं जो कि पैरों में चिपक जाते हैं, काटते भी वो खून चूसते हैं इंसानों को। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। सोच सकते हैं आप कितनी मेहनत करती हैं औरतें। बाहर काम भी करती हैं खेतों में, उसके बाद सारा घर का काम, खाना, कपड़ा, बर्तन, ऊपर से फिर लकड़ी लाना, पानी लाना, वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे देखिए एक चक्र दिया हुआ है। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। देखिए जून और मई के महीने में बीड़ा बनाना, अगस्त और जुलाई के बीच में रोपाई होती है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में निराई होती है और नवंबर और दिसंबर के महीने में कटाई होती है। और बाकी महीनों में तो कोई काम धंधा नहीं मिलता उन लोगों को। अब ये बता रही हैं आगे कि हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। यहाँ देखिए तुलसी के काम का आप विवरण दीजिए, यह रमन के काम से कैसे अलग है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा कीजिए। इन सभी बातों प्रश्नों का आप जो भी आपकी समझ में आ रहा है आप वो कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। बिल्कुल सही बात है। पानी के लिए किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूरी पर जाना पड़ता है इन लोगों को पानी लाने के लिए। लकड़ी चुनने जाना पड़ता है जिससे शाम को चूल्हे में जला के खाना बनाएं। तो ये तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जाओ ये नहीं कि आपको बिन के रखा हुआ है उठाकर ले आओ, वहाँ पे बिनना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है। तो उसके बाद अगर घर में जानवर रखे हो तो उसे भी चढ़ाना चाहिए सुबह शाम, तभी वो आपको दूध देगा या कुछ। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में यह काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये क्योंकि अपना काम है, इनमें कौन आपको पैसा देगा, लेकिन इनमें टाइम बहुत लगता है। से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, मजदूरी से जो पैसा थोड़ा सा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है।
हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर नहीं होंगे तो हम इंसानों जो शहर में आ गए हैं उनके पेट में अनाज जाएगा कहाँ से। और देखिए, हर बंदा यहाँ पे, हर इंसान, हर मनुष्य कुछ भी करता हो, चाहे कितने से कितने बड़े पोस्ट पे चला जाए, खाए बिना तो नहीं रह सकता। हमारी हर चीज़ किसानों से जुड़ी हुई है, जबकि फिर भी हम लोग किसानों को कोई महत्व नहीं देते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि कोई आजकल खेती करना नहीं चाहता है, सभी अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहता है। एक बात बताइए सर, अगर खेती नहीं होगी, किसान खेत में काम नहीं करेगा, धान चावल नहीं उगाएगा, तो आईपीएस आईएएस भूखे रहेंगे। तो मान लीजिए कि हम खेती नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हें आप सही मजदूरी दीजिए, टाइम से पैसा दीजिए, अच्छा वेतन उनको दीजिए, पगार, जो वो काम करें, जिससे उनका मन का मनोबल बढ़े और उन्हें ये हो कि हाँ मैं खेती करूं। और रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी, किसानों की रिस्पेक्ट कीजिए। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। जब एक जगह काम नहीं मिलता है तो पेट ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर दे। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इंसान कमाने के लिए। आज हम भी गांव से यहाँ आए हुए हैं, दिल्ली, मुंबई या कहीं भी अन्य शहरों में, तो पेट की वजह से ही आए हैं। उसके बाद होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लें, हमारी फैमिली अच्छे से रहे, वेल एजुकेटेड हो, तो सब कुछ मैटर करता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मज़दूर नहीं लगाते, या मज़दूर जो होते हैं उनके पास खुद की भी ज़मीन होती है, तो वो लोग अलग से मज़दूर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर उनकी पगार देनी पड़ेगी। वो अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। शेखर का परिवार का क्या काम करता है? शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी? दोनों के तर्कों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी जमीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है,
उनकी कमाई के साधन क्या है और उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने की क्या जरूरत है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। रामलिंगम और कड़ुथमा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। उसके पास कितनी जमीन है। अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या क्या साधन हैं। इसके आंसर्स आप कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं। शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। यहाँ देखिए, ये रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का यह नतीजा है। और कितना सुंदर लग रहा है। जब धान की रोपाई होती है और वो जब उगने लगते हैं तो उसको देखना बनता है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी किसान गरीब हैं। जिनके पास थोड़ी ज़मीन है और उसमें खेती करने के लिए पैसे नहीं हैं वो गरीब हैं। बहुत लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है और उससे वो इनकम भी करते हैं, तो उन्हें हम गरीब नहीं कह सकते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। यहाँ देखिए आप, नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती कितना अद्भुत है, देखने लायक है। यह एक गांव है जिसका नाम क्या है, चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है।
चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पे हम लोग मछली पकड़ने के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अरुणा और पाड़ीवेलन। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पाड़ीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। यह हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी हैं, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बांट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। यहाँ देखिए आप, स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरी ने। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समानता है और क्या अंतर दिखते हैं? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? और दूसरे समय काम का बोझ हम कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता।
तो उम्मीद है दोस्तों को आप लोगों को यह अध्याय समझ में आया होगा। आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर जो भी है बीच में अभ्यास के वो कमेंट्स करके बताइए हमें, और हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।